नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा अभियान को और सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत एंटी रोमियो दल की गतिविधियों को बढ़ाया गया है और उनकी तैनाती और निगरानी को प्रभावी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और किसी भी तरह की असुरक्षा या उत्पीड़न की घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। अब कंपनी के ग्राहक बिना मोबाइल नेटवर्क के भी वॉइस कॉल कर सकेंगे। BSNL ने अपनी नई वो वाईफाई सेवा की शुरुआत की है जिससे यूजर्स मोबाइल नेटवर्क के बजाय वाईफाई कनेक्शन के जरिए कॉल कर पाएंगे। इस कदम से BSNL अब जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी प्राइवेट कंपनियों की बराबरी में आ गया है जो पहले से यह सुविधा दे रही हैं। कर्नाटक में विकलांगता पेंशन को लेकर एक बड़ी मांग उठी है। राज्य के सामाजिक कार्यकर्ताओं और संघों ने कहा है कि वर्तमान में 1,500 रुपये मासिक पेंशन को बढ़ाकर 10,000 रुपये मासिक किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पेंशन में वार्षिक 15% वृद्धि की भी मांग की है ताकि लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना आसान हो सके। यह मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि EPFO ने कर्मचारियों का अधिक वेतन योगदान स्वीकार किया है तो 1 सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अधिक पेंशन रोकी नहीं जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कर्मचारियों को उनकी पूरी पात्र पेंशन राशि मिलनी चाहिए। इस निर्णय से लाखों पेंशन भोगियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है जो लंबे समय से अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। PFRDA ने अपने नेशनल पेंशन सिस्टम NPS में सुधार करते हुए 3 नए मॉडल पेश किए हैं। इन मॉडलों में महंगाई लिंक्ड पेंशन, बढ़ती भुगतान की सुविधा और विभिन्न एन्युइटी विकल्प शामिल हैं। इसका उद्देश्य पेंशन धारकों को सेवानिवृत्ति के समय अधिक वित्तीय सुरक्षा और बेहतर लाभ प्रदान करना है। PFRDA का कहना है कि ये नए मॉडल धीरे धीरे पूरे देश में लागू किए जाएंगे और इससे लाखों NPS निवेशकों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। जोमैटो ने HDFC पेंशन के साथ साझेदारी करते हुए अपने गिग वर्कर्स यानी डिलीवरी पार्टनर्स के लिए NPS मॉडल शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य पार्टनर्स को सेवानिवृत्ति के समय आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। कंपनी का कहना है कि इस कदम से डिलीवरी पार्टनर्स को भविष्य में नियमित पेंशन का लाभ मिलेगा और उनकी वित्तीय योजना मजबूत होगी। यह पहल देश में गिग वर्कर्स के लिए पेंशन सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भारतीय रुपया इस सप्ताह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के सकारात्मक प्रवाह के कारण मजबूती दिखा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रवाह से रुपये की कीमत स्थिर रह सकती है और विदेशी मुद्रा बाजार में सुधार आने की संभावना है। वहीं सरकारी बॉन्ड की यील्ड में गिरावट देखने को मिल सकती है जिससे निवेशकों को लाभ हो सकता है। इससे वित्तीय बाजार में संतुलन और स्थिरता बनी रहने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब पेंशन से संबंधित दस्तावेज जैसे EPPO और ग्रेच्युटी आदेश डिजिटल रूप में डिजी लॉकर में उपलब्ध होंगे। इस कदम से पेंशन भोगियों को अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज कहीं से भी सुरक्षित और आसानी से प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि डिजिटलाइजेशन से पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रशासनिक प्रक्रिया भी सरल और तेज होगी। पंजाब सरकार ने पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब SNASPRSH फंड फ्लो प्रणाली, पेंशनर पोर्टल और ऑडिट प्रबंधन प्रणाली लागू कर दी गई है। इन पहलुओं का उद्देश्य पेंशन भुगतान को द्रुत, पारदर्शी और कुशल बनाना है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्थाओं से पेंशन भोगियों को अपने भुगतान और दस्तावेजों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी और प्रशासनिक प्रक्रिया भी सरल एवं नियंत्रित होगी। वित्त मंत्री ने नेशनल पेंशन सिस्टम NPS की प्रदर्शन रिपोर्ट साझा करते हुए कहा है कि इक्विटी आधारित योजनाएं निवेशकों को सालाना 13% तक रिटर्न दे रही हैं। वहीं आरण और सरकारी प्रतिभूति योजनाएं लगभग 9% वार्षिक रिटर्न प्रदान कर रही हैं। मंत्री ने निवेशकों को सलाह दी कि वे अपनी जोखिम क्षमता और निवेश लक्ष्य के अनुसार योजना का चयन करें ताकि सेवानिवृत्ति के समय उन्हें अधिक वित्तीय सुरक्षा और बेहतर लाभ मिल सके। UPS की संयुक्त पेंशन योजना में हाल ही में बदलाव किए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने 30 सितंबर तक विकल्प नहीं चुना उन्हें स्वतः NPS में शामिल माना जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य पेंशन व्यवस्था को सरल और सुव्यवस्थित बनाना है। सरकार ने कहा है कि इस प्रक्रिया से कर्मचारियों को अपनी पेंशन का लाभ सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और प्रशासनिक कार्य भी सुचारू रूप से चल सकेगा।
केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2025 से केंद्र कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लिया है। सरकार ने अतिरिक्त 3% महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ाने की मंजूरी दी है। साथ ही सभी पेंशन भोगियों के लिए डियरनेस रिलीफ भी बढ़ाया जाएगा। इस कदम से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि यह निर्णय समय पर लाभ सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी वर्ष के बीच में सेवानिवृत्त होता है तो उसे अनुपातित महंगाई भत्ता मिलेगा। इसका मतलब है कि रिटायरमेंट तक की अवधि के हिसाब से भत्ता तय किया जाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि कर्मचारियों को उनकी सेवा के अनुपात में सही और न्यायसंगत वित्तीय लाभ मिले और उन्हें आर्थिक सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिले। यदि किसी कर्मचारी ने अपने पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड में अधिक योगदान किया है और ईपीएफओ ने इसे स्वीकार कर लिया है तो अब वह अधिक पेंशन का दावा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और ईपीएफओ के दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को उनके अतिरिक्त योगदान के अनुपात में पेंशन मिलनी चाहिए। इस निर्णय से लाखों पेंशन भोगियों को लंबे समय से प्रतीक्षित वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है और उनकी सेवानिवृत्ति सुरक्षित रहेगी। आरबीआई ने कंपनियों के लिए विदेशी उधारी नियमों को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत कंपनियों को विदेशी आरण लेने में अधिक सुविधा मिलेगी और नियम सरल होंगे। साथ ही शेयरों के खिलाफ उधार की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य कॉर्पोरेट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और वित्तीय बाजार में तरलता सुनिश्चित करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कंपनियों को विकास के नए अवसर मिल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा कंपनी इलाई लिली ने भारत में बड़े निवेश की योजना की घोषणा की है। कंपनी $1 अरब से अधिक का निवेश करेगी और हैदराबाद में एक विनिर्माण हब स्थापित करेगी। इस हब के जरिए कंपनी आधुनिक दवा निर्माण और अनुसंधान गतिविधियां संचालित करेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस निवेश से न केवल स्थानीय उद्योग को मजबूती मिलेगी बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और भारत में दवा उत्पादन क्षमता में सुधार होगा। कोलकाता और अगरतला में लक्ष्मी पूजा के अवसर पर सभी बैंक बंद रहेंगे। हालांकि देश के अन्य शहरों में बैंक सामान्य रूप से खुलेंगे और सभी वित्तीय सेवाएं जारी रहेंगी। बैंक अधिकारियों ने लोगों से कहा है कि वे जरूरी लेन देन पहले ही निपटा लें और विशेष दिन पर लेन देन में होने वाली असुविधा से बचें। यह बंदी केवल त्योहार के कारण है और अगले कार्य दिवस से सामान्य कामकाज फिर से शुरू होगा। भारतीय रुपया आज डॉलर के मुकाबले लगभग 88.76 पर स्थिर रहा। विशेषज्ञों के अनुसार विदेशी मुद्रा बाजार में हल्की उतार चढ़ाव के बीच आरबीआई द्वारा हस्तक्षेप की संभावना बनी हुई है। रिजर्व बैंक की इस तैयारी का उद्देश्य रुपये की स्थिरता बनाए रखना और विदेशी मुद्रा बाजार में संतुलन बनाए रखना है। निवेशकों को इस स्थिति में सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है ताकि विदेशी और घरेलू बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित न हो। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना जताई है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में भीषण वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना भी बताई गई है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और नदी नाले के किनारे जाने से बचने की सलाह दी है। साथ ही प्रशासन को भी प्रभावित क्षेत्रों में आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी विकास विभाग को निर्देश दिए हैं कि स्लम पुनर्विकास, जल निकासी, सड़क निर्माण और बंधारण कार्यों में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास के इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य की गति बढ़ाने से लोगों की जीवन शैली में सुधार होगा और शहरों की बुनियादी सुविधाओं में विकास होगा। अधिकारियों को समय बाउंड योजनाओं के साथ काम करने और नियमित रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए गए हैं।